नमस्कार दोस्तों, विद्या संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांत के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ सही उत्तरों को रटेंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, अक्सर लोग फिजिक्स को सिर्फ रटने वाले कुछ जटिल समीकरणों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन आज हमारे सामने जो मूलभूत तथ्य हैं उनका अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो वो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले अदृश्य नियम है। एकदम सही कहा। ये सभी नियम और मात्रक न केवल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की पूरी नींव इन्हीं पर टिकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 9 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये सुनने में बस एक बहुत बड़ी संख्या लगती है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक यादृच्छिक आंकड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ प्रकाश की गति नहीं है, ये वास्तव में अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम के ताने बाने की अधिकतम गति सीमा है। एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ये पूरे ब्रह्मांड की एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट है। मतलब कोई भी चीज उससे तेज नहीं जा सकती। बिल्कुल, जैसे जैसे किसी द्रव्यमान वाली वस्तु की गति बढ़ती है, उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। अगर कोई अंतरिक्ष यान इस गति तक पहुंचने की कोशिश करे तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। और उसे आगे बढ़ाने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि असंभव है। हाँ, इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प तथ्य है कॉज़ैलिटी का, यानी कारण और प्रभाव। ये गति सीमा समय यात्रा को रोकती है। अगर कोई सूचना प्रकाश से तेज यात्रा कर सके तो वो समय में पीछे जा सकती है, जिससे ब्रह्मांड के नियम पूरी तरह टूट जाएंगे। एकदम सही। और एक और मजेदार तथ्य ये है कि सूर्य के प्रकाश को इसी गति से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। वह बहुत ही अद्भुत है। चलिए अब अंतरिक्ष से थोड़ा अपनी पृथ्वी के करीब आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? फोबोस, टाइटन, चंद्रमा, गैनीमेड? इसका सही उत्तर है चंद्रमा। हम अक्सर चंद्रमा को सिर्फ रात के आकाश में चमकते हुए देखते हैं, लेकिन इसका भौतिकी के नजरिए से हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव है? चंद्रमा सिर्फ एक सुंदर खगोलीय पिंड नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन के पनपने का एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला तथ्य तो यही है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर महासागरों में ज्वार बाटा उत्पन्न करता है। हाँ, हाई टाइड और लो टाइड। बिल्कुल। लेकिन दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर रखता है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे हमारे मौसम बदलते हैं ना? सही कहा। अगर चंद्रमा न होता तो पृथ्वी का ये झुकाव समय के साथ बहुत तेजी से बदलता। कभी बहुत भयंकर गर्मी होती तो कभी पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती। जलवायु इतनी अस्थिर होती कि शायद जटिल जीवन का विकास ही ना हो पाता। ये तो बहुत कम लोग सोचते हैं। और एक चौथी बात, ज्वारीय घर्षण के कारण चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी के घूमने की गति को धीमा कर रहा है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक दिन केवल कुछ ही घंटों का होता था। वाह, यानी चंद्रमा एक प्रकार का जलवायु स्टेबलाइजर है। अब जब हम गुरुत्वाकर्षण की बात कर ही रहे हैं तो अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है। प्रश्न है, गुरुत्व त्वरण यानी जी का मान लगभग कितना होता है? 8.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 11.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? और इसका सही उत्तर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भौतिकी की कक्षाओं में हम इस संख्या का बहुत उपयोग करते हैं वस्तुओं के गिरने की गति निकालने के लिए, लेकिन इसका वास्तविक जीवन में क्या असर है? इसका असर हर जगह है। ये सिर्फ एक भौतिक स्थिरांक नहीं है, ये पृथ्वी पर मौजूद हर जीव का एक इवोल्यूशनरी आर्किटेक्ट है। हमारी हड्डियों का घनत्व और हमारी मांसपेशियों की ताकत इसी 9.8 के बल का मुकाबला करने के लिए विकसित हुई है। मतलब अगर ये बल अलग होता तो हम भी अलग दिखते हैं? बिल्कुल। तथ्य यह है कि मानव हृदय को इतना शक्तिशाली होना पड़ता है कि वो इस 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बल के विरुद्ध रक्त को मस्तिष्क तक पहुंचा सके। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहां ये बल नहीं होता।
अगर हम मंगल ग्रह पर जाएं, जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 1/3 है, तो हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि पृथ्वी पर पेड़ों की अधिकतम ऊंचाई भी इसी बल से तय होती है। क्योंकि पेड़ों को अपनी जड़ों से पानी को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पत्तियों तक खींचना होता है। एकदम सही। यह 9.8 का आंकड़ा जीवन के हर पहलू की इंजीनियरिंग का आधार है। बहुत ही शानदार जानकारी। चलिए अब गति के नियमों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, ऊर्जा का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम? सही उत्तर है जड़त्व का नियम। रोजमर्रा के जीवन में हम जड़त्व को भारी सामान धकेलते समय महसूस करते हैं, जैसे रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारना। हाँ, न्यूटन का प्रथम नियम स्पष्ट करता है कि कोई वस्तु अपनी विलामावस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इससे हम वस्तु के द्रव्यमान की स्वाभाविक जिद कह सकते हैं। जिद, ये बहुत अच्छा शब्द है। बिल्कुल। अंतरिक्ष का निर्वात जड़त्व को समझने के लिए सबसे उत्तम जगह है। वहां वॉयेजर 1 जैसे मानव निर्मित अंतरिक्ष यान दशकों से बिना किसी इंजन या ईंधन के लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि वहां हवा का कोई घर्षण नहीं है जो उन्हें रोक सके। सही कहा। तथ्य ये है कि जो गति उन्हें शुरुआत में दे दी गई थी, जड़त्व के कारण भी उसी गति और दिशा में अनंत काल तक चलते रहेंगे, जब तक कि वे किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से न टकराएं। हाँ, तो मुख्य बात यह है कि ब्रह्मांड में गति बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा की आवश्यकता केवल गति या दिशा को बदलने के लिए होती है। पर इस बदलाव को लाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, जो हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है। प्रश्न है, बल का SI मात्रक क्या है? पास्कल, जूल, न्यूटन, वॉट? इसका सही उत्तर है न्यूटन। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के नाम पर गणितीय रूप से हम जानते हैं कि 1 न्यूटन वो बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर सके। लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह कितना बल है? इसे महसूस करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप अपने हाथ में एक सेब पकड़ते हैं जिसका वजन लगभग 100 ग्राम हो, हाँ, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस सेब को नीचे खींचता है। उस 100 ग्राम के सेब को अपने हाथ पर टिकाए रखने के लिए आपको ऊपर की ओर जितना बल लगाना पड़ता है वो लगभग 1 न्यूटन के बराबर होता है। अच्छा, तो 1 न्यूटन कोई बहुत बड़ा बल नहीं है? हमारे स्तर पर नहीं, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जैसे किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, तो वहां इंजनों को करोड़ों न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करना पड़ता है अंतरिक्षयान के विशाल जड़त्व को पार करने के लिए। बिल्कुल। ये मात्रक हमें सूक्ष्म जगत से लेकर महाकाय मशीनों तक के प्रभाव को सटीक रूप से मापने में मदद करता है। अब बल के इस विचार को अगर हम अगले सिद्धांत से जोड़ें तो बात सिर्फ बल लगाने की नहीं रह जाती। अगला प्रश्न है, दाब का सही सूत्र क्या है? बल गुणा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे बल, बल बटे क्षेत्रफल, बल प्लस क्षेत्रफल? सही उत्तर है बल बटे क्षेत्रफल। यह सूत्र बताता है कि बल और दाब के बीच सीधा संबंध है, लेकिन क्षेत्रफल के साथ उल्टा संबंध है। बिल्कुल। ये भौतिकी के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप समान बल को बहुत छोटे क्षेत्रफल पर केंद्रित कर दें, तो दाब बहुत विनाशकारी हो सकता है। कोई रोजमर्रा का उदाहरण? एक भारी हाथी के पैर बहुत चौड़े होते हैं। इससे उसका पूरा वजन यानी बल एक बड़े क्षेत्रफल पर बढ़ जाता है और जमीन पर दाब कम पड़ता है। लेकिन अगर कोई पतली हील वाला जूता पहने? हाँ, स्टिलेटो हील। जब व्यक्ति अपना पूरा वजन उस हील की छोटी सी नोक पर डालता है, तो वो फर्श पर हाथी से भी ज्यादा दाब उत्पन्न कर सकता है। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य है। और गहरे समुद्र में भी तो यही सिद्धांत काम करता है ना? एकदम सही। मारियाना ट्रेंच जैसी गहरी जगहों पर पानी का अथाह वजन पनडुब्बी के हर एक वर्ग इंच क्षेत्रफल पर लाखों न्यूटन का बल लगाता है। इसीलिए पनडुब्बियों के बाहरी ढांचे को विशेष रूप से गोल और बेहद मजबूत बनाया जाता है ताकि अत्यधिक दाब पूरे ढांचे पर समान रूप से बढ़ जाए। कमाल है। यांत्रिक भौतिकी से अब थोड़ा ऊर्जा की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? केल्विन, जूल, कैलोरी, सेल्सियस? इसका सही उत्तर है जूल। ये नाम भी एक वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर है। विज्ञान के इतिहास में ऊष्मा को इस तरह मापना कितना बड़ा बदलाव था? ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। 19वीं सदी से पहले लोग मानते थे कि ऊष्मा एक प्रकार का अदृश्य तरल पदार्थ है जिसे कैलोरिक कहा जाता था। एक तरल पदार्थ?
हाँ, उन्हें लगता था कि गर्मी एक द्रव्य है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बहता है। लेकिन जूल ने अपने प्रयोगों से ये साबित किया कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे यांत्रिक कार्य से पैदा किया जा सकता है। उन्होंने पानी में पहिया घुमाने वाला प्रयोग किया था ना? बिल्कुल। गिरते हुए वजन का उपयोग करके पानी में एक पहिया घुमाया, जिससे पानी का तापमान बढ़ गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि कार्य और ऊष्मा आपस में विनिमय है। मतलब उन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। हाँ, 1 जूल वास्तव में ऊर्जा की वो मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल को 1 मीटर की दूरी तक लगाने में खर्च होती है। इसी अवधारणा ने ऊर्जा संरक्षण के नियम की नींव रखी कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। वह केवल अपना रूप बदलती है। और ऊर्जा के इसी रूप बदलने की कड़ी में हमारा अगला प्रश्न आता है, आधुनिक जीवन से जुड़ा हुआ। प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलॉम। सही उत्तर है एम्पियर। हम अक्सर अपने मोबाइल चार्जर या घर के मीटर पर एम्पियर लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन परमाणु स्तर पर 1 एम्पियर वास्तव में क्या मापता है? एम्पियर वास्तव में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापता है। जब हम कहते हैं कि किसी तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, तो इसका मतलब है कि उस तार के किसी भी बिंदु से प्रति सेकंड लगभग 6.242 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। बाप रे, ये तो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हुए। बिल्कुल, लगभग 624 करोड़ इलेक्ट्रॉन हर 1 सेकंड में। विद्युत धारा वास्तव में पानी के बहाव की तरह है। और वोल्टेज वो बल है जो इन इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है। एकदम सही। और एम्पियर ये मापता है कि कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। जब ज्यादा एम्पियर की धारा बहती है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तार के परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है और तार गर्म हो जाता है। इसीलिए घर में ज्यादा पावर वाले उपकरणों के लिए मोटे तारों की आवश्यकता होती है। हाँ, ताकि उन अरबों खरबों इलेक्ट्रॉनों को गुजरने के लिए पर्याप्त रास्ता मिल सके और शॉर्ट सर्किट या आग न लगे। ऊर्जा के इस प्रवाह से आगे बढ़ते हुए अब हम तरंगों पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही रोचक है। प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। इसका सही उत्तर है निर्वात। हॉलीवुड की विज्ञान कथा फिल्मों में तो अंतरिक्ष में बड़े बड़े विस्फोटों की जोरदार आवाजें दिखाते हैं, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह गलत है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसका अस्तित्व तभी होता है जब ये किसी भौतिक माध्यम जैसे हवा, पानी या ठोस के कणों को कंपित करती है। जैसे जब मैं बोल रहा हूं तो हवा के अणु टकरा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी आवाज हवा के अणुओं को धक्का देती है जो अपने बगल वाले अणुओं से टकराते हैं, और ये श्रृंखला प्रतिक्रिया हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन अंतरिक्ष के निर्वात में अणुओं के बीच की दूरी इतनी अधिक होती है कि वे एक दूसरे से टकरा नहीं सकते। मतलब कंपन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए ध्वनि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रकाश इसके विपरीत है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सूर्य की रोशनी हम तक पहुंच जाती है, लेकिन सूर्य पर होने वाले विशाल परमाणु विस्फोटों की कोई आवाज हमें सुनाई नहीं देती। एकदम सही। अंतरिक्ष में पूर्ण सन्नाटा होता है। ये बहुत ही अद्भुत विरोधाभास है। चलिए अब आज के हमारे आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो प्रकाश और दृष्टि से जुड़ा है। प्रश्न है, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या है? मीटर, डायोप्टर, हर्ट्ज, फोकस। इसका सही उत्तर है डायोप्टर। जो लोग चश्मा पहनते हैं वे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ये शब्द जरूर देखते हैं, लेकिन एक डायोप्टर का मतलब क्या होता है? डायोप्टर प्रकाश को मोड़ने की शक्ति का एक बहुत ही सटीक गणितीय माप है। तकनीकी रूप से एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। मतलब ये फोकस दूरी का उल्टा होता है। हाँ, यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो वह प्रकाश की किरणों को आधा मीटर की दूरी पर फोकस कर देगा। और हमारी आंख के अंदर भी तो एक लेंस होता है। बिल्कुल, हमारी आंख के अंदर प्राकृतिक जैविक लेंस होता है जिसे सिलियरी मांसपेशियां अपनी जरूरत के हिसाब से मोटा या पतला करती हैं। जब ये प्रणाली कमजोर हो जाती है और प्रकाश की किरणें रेटिना पर ठीक से फोकस नहीं हो पाती तो हमें चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। हाँ, तब हम चश्मे का उपयोग करते हैं। चश्मे के नंबर में जो डायोप्टर मान होता है वो ठीक उतनी ही अतिरिक्त मोड़ने की शक्ति प्रदान करता है जितनी आंख के प्राकृतिक लेंस ने खो दी है। ये तो भौतिकी के सिद्धांतों का जीव विज्ञान की कमियों को सुधारने का एक बेहतरीन उदाहरण है।
बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे ये सभी सिद्धांत और मात्रक हमारे ब्रह्मांड की भाषाएं हैं, लेकिन इन रहस्यों को डिकोड करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार दिमाग में आता है। आज हमने जिन स्थिरांकों और संख्याओं की चर्चा की, चाहे वो जी का मान 9.8 हो या प्रकाश की गति 3 गुणा 10 की घात 8 हो, वे इतने सटीक हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी विशेष उद्देश्य से ट्यून किया गया हो। सोचने वाली बात है, अगर विकास के दौरान पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8 की जगह 12 होता, तो क्या मनुष्य कभी 2 पैरों पर खड़ा हो पाता? या अगर प्रकाश की गति कुछ कम होती, तो क्या तारे उसी तरह चमकते? प्रकृति की ये सभी आंकड़े इतने परफेक्ट क्यों हैं कि वे एक स्थिर ब्रह्मांड और उसमें जीवन को संभव बनाते हैं? क्या ये केवल एक ब्रह्मांडीय संयोग है, या इन सटीक भौतिक स्थिरांकों के पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा है, जिसे समझना अभी बाकी है? अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक पॉलीमर है? एथेन, पॉलीथीन, मेथेन, ब्यूटेन। सही उत्तर है पॉलीथीन। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। जब हम पॉलीमर शब्द सुनते हैं तो ये थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, अक्सर वैज्ञानिक शब्द जटिल लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसे बच्चों के खिलौने लीगो ब्लॉक्स की तरह आसानी से समझा जा सकता है। लीगो ब्लॉक्स की तरह? हाँ, जैसे कई छोटे ब्लॉक्स जुड़कर एक लंबी ट्रेन बनाते हैं, ठीक वैसे ही रसायन विज्ञान में छोटे अणु, जिन्हें मोनोमर कहते हैं, वो जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। और उस पूरी श्रृंखला को पॉलीमर कहते हैं। सही कहा। और पॉलीथीन के मामले में जो अणु जुड़ते हैं वो इथिलीन के होते हैं। इस जुड़ने की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। हाँ, और विज्ञान में पॉलीथीन को थर्मोप्लास्टिक की श्रेणी में रखा गया है। मतलब इसे गर्म करके पिघलाया और नया आकार दिया जा सकता है। बिल्कुल, और इसी खासियत की वजह से आज दुनिया भर में पैकेजिंग के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्लास्टिक बैग्स हों या कोई और चीज। हाँ, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सही बात है, ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और मजे की बात यह है कि इसकी खोज 1898 में जर्मन रसायनज्ञ हंस वॉन पेचमैन ने दुर्घटनावश की थी। विज्ञान में ऐसे अप्रत्याशित मोड़ कमाल के होते हैं। कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सही उत्तर है नाइट्रोजन। ये तथ्य अक्सर लोगों को हैरान करता है, क्योंकि हम हमेशा सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं। हाँ, लेकिन हमारे वायुमंडल में लगभग 78% हिस्सा नाइट्रोजन गैस का ही है। और ये पूरी तरह से रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसीलिए हम इसका एहसास नहीं होता है। लेकिन सभी जीवित प्राणियों के लिए ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे डीएनए और प्रोटीन का मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा तरल रूप में नाइट्रोजन का तापमान बहुत कम होता है, -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसीलिए इसे कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इस अदृश्य गैस की खोज 1772 में डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। सही कहा, ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। रासायनिक संतुलन में जब प्रतिक्रिया की गति बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? स्थिर प्रतिक्रिया, असंतुलित प्रतिक्रिया, रासायनिक संतुलन, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया। सही उत्तर है रासायनिक संतुलन। इस स्थिति में जो आगे बढ़ने वाली यानी फॉरवर्ड और पीछे हटने वाली बैकवर्ड प्रतिक्रियाओं की दर होती है वो बिल्कुल समान हो जाती है। और बाहर से देखने पर भले ही यह रुकी हुई लगे, पर यह एक गतिशील या डायनामिक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, अंदर ही अंदर प्रतिक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। इसे रसायन विज्ञान में लिए चैटिलिए के सिद्धांत द्वारा बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, और संतुलन की स्थिति में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता एकदम स्थिर हो जाती है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि तापमान या दबाव में थोड़ा भी बदलाव करने पर यह संतुलन तुरंत बिगड़ सकता है। मतलब ये एक बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। किस धातु का उपयोग सबसे पहले इंसान ने औजार बनाने में किया था? तांबा, सोना, लोहा, चांदी। सही उत्तर है तांबा। अगर हम मानव इतिहास देखें तो इंसानों ने लगभग 10,000 साल पहले ही तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। और ये धातु आज भी बहुत अहम है, क्योंकि ये बिजली और गर्मी का बहुत ही बेहतरीन सुचालक है। हाँ, और जब शुरुआती इंसानों ने तांबे में टिन मिलाया तो एक बहुत मजबूत धातु कांसा बनी, जिससे इतिहास में कांस से युग की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा तांबे में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया को मारने की क्षमता भी होती है, जिसे एंटीमाइक्रोबियल गुण कहते हैं। पुराने जमाने में तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल शायद इसीलिए होता था। और आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 29 है।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रमण धातु है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं जब वे पानी में घुलते हैं? वे गर्मी उत्पन्न करते हैं, वे विद्युत प्रवाह को सहायक बनाते हैं, वे प्रतिक्रिया रोकते हैं, वे रंग बदलते हैं। सही उत्तर है, वे विद्युत प्रवाह को सहायक बनाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में मिलते हैं तो वे तुरंत धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में टूट जाते हैं। और मानव शरीर के लिए सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स माने जाते हैं। हाँ, ये आयन हमारे शरीर में नसों के संकेत भेजने और मांसपेशियों के सिकुड़ने में बहुत मदद करते हैं, पसीना आने पर शरीर से यही इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, जिन्हें तेजी से पूरा करने के लिए अक्सर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के अलावा मशीनों में भी इनका काम होता है, जैसे कारों की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल होता है। हाँ, वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड जैसे मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कौन सा यौगिक एक एसिड है? सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, मीथेन, एथेनॉल। सही उत्तर है एसिटिक एसिड। यह वही एसिड है जो हमारी रसोई में सिरके को उसका खट्टा स्वाद और तीखी गंध देता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है, और रसायन विज्ञान की भाषा में इसे एक कमजोर एसिड माना जाता है। क्योंकि ये पानी में पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता। इसका इस्तेमाल अचार बनाने और भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेशन के लिए, बिल्कुल। और जब ये बिना पानी के एकदम शुद्ध होता है तो कम तापमान पर जमने पर एकदम बर्फ जैसा दिखता है। इसीलिए वैज्ञानिक भाषा में इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। यह रसायन विज्ञान का एक बहुत ही सुंदर रूप है। कौन सा तत्व एक अपारदर्शी इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है? तांबा, सिलिकॉन, लोहे, सीसा। सही उत्तर है सिलिकॉन। हालांकि सिलिकॉन मुख्य रूप से एक अर्धचालक है जो जरूरत पड़ने पर बिजली प्रवाहित कर सकता है, लेकिन बहुत कम तापमान या एकदम शुद्ध अवस्था में यह दिए गए अन्य धातु विकल्पों की तुलना में एक इंसुलेटर की तरह काम कर सकता है। बिल्कुल। और ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। आधुनिक तकनीक तो इसके बिना एकदम अधूरी है। कंप्यूटर की चिप्स और स्मार्टफोन इसी से बनते हैं। और हम जो रेत देखते हैं समुद्र के किनारे, उसका मुख्य हिस्सा भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही होता है, जिसे सिलिका कहते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक 14 है। ये कार्बन के ही समूह का एक बहुत ही उपयोगी तत्व है। जल का शुद्ध रूप कौन सा है? H2SO4, H2O, CO2, NaCl। सही उत्तर है H2O। H2O का सीधा सा मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। पानी को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी अन्य तरल पदार्थ से ज्यादा चीजों को घोल सकता है। हाँ, और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ही ढका हुआ है। पानी का एक बहुत अनोखा गुण है, इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि बर्फ पानी पर तैरती है और नीचे रहने वाले जीव सुरक्षित रहते हैं। एक और दिलचस्प बात ये है कि 100% शुद्ध पानी असल में बिजली का कुचालक होता है। पानी में मौजूद अशुद्धियां ही बिजली को प्रवाहित होने देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है? कार्बन 12, कार्बन 14, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सही उत्तर है कार्बन 14। कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है जो हमारे वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांडीय किरणों के टकराव से बनता है। और इसका सबसे बड़ा उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग में होता है। बिल्कुल, जिससे प्राचीन जीवाश्मों और पुरानी वस्तुओं की उम्र का सटीक पता लगाया जाता है। इसका आधा जीवन लगभग 5730 वर्ष होता है। यानी इतने सालों में ये अपनी मूल मात्रा का टूटकर बिल्कुल आधा रह जाता है। हाँ, और सभी जीवित पौधों और जानवरों में कार्बन 14 की एक निश्चित मात्रा हमेशा मौजूद होती है। 1940 में मार्टिन कामेन और सैम रूबन ने इसकी खोज करके इतिहास के अध्ययन की दिशा ही बदल दी थी। किस क्रिया में द्रव्य अपनी अवस्था बदलता है लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती? रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक परिवर्तन, अपघटन, दहन। सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ सिर्फ बाहर से बदलता है, अंदर से उसकी रासायनिक बनावट बिल्कुल वही रहती है। जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना या पानी का उबलकर भाप बनना इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। हाँ, और इस तरह के बदलाव आमतौर पर प्रतिवर्ती होते हैं। यानी थोड़ी सी कोशिश से पदार्थ को वापस पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है। कागज को फाड़ना, लकड़ी को काटना या कांच का टूटना भी भौतिक परिवर्तन है।
बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा नियम ये है कि इसमें कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कमेंट में हमें